नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आइए डेली की तरह आपको दैनिक समसामयिकी की सीरीज हम लोग प्रारंभ करें और प्रारंभ करने से पहले डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेज सकें, हम लोग दो शब्द मोटिवेशनल कोट को देखें। तो देखिए यहां दिया गया है, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी सफर जारी है। मतलब मंजिल तक जाने के लिए जो हमारा प्रयास है वो प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं और इसमें हमको थकना नहीं है, हमको रुकना नहीं है जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। डेली की तरह आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग जो सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए, निश्चित ही इस सेशन से आपको लाभ होने वाला है। आइए इस सेशन की शुरुआत करें और देखें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संकलन। देखिए पहला यहां प्रश्न आपका दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस दिवस को बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अब यहाँ विकल्प आपके दिए गए हैं, पहला दिया गया 24 अप्रैल, दूसरा 25 अप्रैल, तीसरा दिया गया 26 अप्रैल और चौथा यहाँ जो दिया गया है 22 अप्रैल। तो यहाँ जो सही विकल्प आपका होगा दोस्तों, विकल्प नंबर ए सही होगा। 24 अप्रैल को विश्व बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। अब यहीं पे आपको यहां भी ध्यान रखना है कि 24 अप्रैल से महत्वपूर्ण प्रश्नों में कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम यही बात करें 25 अप्रैल के बारे में दोस्तों, तो विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम यही बात करें 26 अप्रैल के बारे में, तो बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 अप्रैल को। बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा दिवस को मनाने जाने का उद्देश्य जो है, ये 26 अप्रैल 1970 ईस्वी से प्रारंभ किया गया और इसका मनाए जाने की जो अनुशंसा है, ये सन 2000 से प्रारंभ किया गया। मतलब बौद्धिक संपदा संगठन का गठन जो है वो 26 अप्रैल 1970 में किया गया और बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाए जाना जो प्रारंभ किया गया वो 2000 ईस्वी से किया गया। साथ ही साथ इसका मुख्यालय भी आपको जानना जरूरी है, तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अब हम अगर यही बात कर लें 22 अप्रैल के बारे में, तो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप पुनः एक बार रिकॉल कर लें प्रश्न के माध्यम से। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में, बहुपक्ष और कूटनीति का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बौद्धिक संपदा संगठन का जो स्थापना है 26 अप्रैल 1970 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। साथ ही साथ हम ये बौद्धिक संपदा दिवस कब से मना रहे हैं, तो सन 2000 से मना रहे हैं, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। और 22 अप्रैल जो है ये विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न और यहां बनता है कि बौद्धिक संपदा बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम कौन है, तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में यूएसए प्रथम है, जबकि भारत का स्थान दोस्तों 43वां है, भारत का स्थान 43वां है। इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में दूसरा प्रश्न देखें, हाल ही में असम में किसके द्वारा 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के 300 से अधिक वीर योद्धाओं को सम्मानित किया गया। अब यहाँ विकल्प आपके दिए गए हैं, पहला दिया गया है राजनाथ सिंह, दूसरा दिया गया अमित शाह, तीसरा दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चौथा दिया गया रामनाथ कोविंद जी। तो यहाँ जो सही विकल्प आपका होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं,
रक्षा मंत्री हैं। इनके द्वारा 1971 के बांग्लादेश के मुहिम में संग्राम में 300 से अधिक वीर योद्धाओं के परिवार वालों को सम्मानित किया गया। अब यहीं पे अगर हम बात करें अमित शाह जी के बारे में, तो ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं। साथ ही साथ इन्होंने हाल ही में अमृत समागम योजना प्रारंभ किया। या कहां से प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों इसका प्रारंभ जो है ये दिल्ली से किया गया। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित जानकारी के रूप में देखें, इन्हें हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया। जबकि रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में कैच द रेन योजना का शुभारंभ किया। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला देखिए यहां दिया गया है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 85 है। नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई? तो टोनी ब्लेयर। और किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की के द्वारा प्रारंभ किया गया। लोकपाल ऐप जो है ये नाबार्ड के द्वारा लागू किया गया। और इस लोकपाल ऐप जो नाबार्ड से एक प्रश्न आपको यह भी याद रखना है, जीवा कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो जीवा कार्यक्रम का शुभारंभ नाबार्ड के द्वारा किया गया। जीवा का उद्देश्य क्या है? जैविक खेती को प्रोत्साहन देना। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की 86 किलोग्राम में किसने रजत पदक जीता? यहां देखिए पहला विकल्प दिया गया है अंशु मलिक, दूसरा दिया गया है दीपक पुनिया, तीसरा दिया गया साजन प्रकाश, चौथा दिया गया आशीष कुमार। तो यहां दोस्तों जो सही प्रश्न का उत्तर आपका होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, दीपक पुनिया। अब यहां आपको यह ध्यान रखना है ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजन कहां किया जा रहा है? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और 86 केजी में किसने जीता है रजत पदक? तो दीपक पुनिया द्वारा जीता गया है। अगर हम यही बात कर लें अंशु मलिक जी के बारे में, तो हाल ही में यही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम में रजत पदक किसने जीता था? तो ये जीता था अंशु मलिक जी ने। साथ ही साथ अगर हम यही कुछ खेलों से संबंधित अन्य जानकारी के रूप में देखें, तो मियामी ओपन का खिताब किसने जीता? तो आपको याद रखना है कार्लोस अल्कराज ने जीता। साथ ही साथ स्विस ओपन बैडमिंटन का खिताब जिसने जीता है तो पीवी सिंधु ने जीता है। अंडर 19 महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। साथ ही साथ कौन उप विजेता रहा? इंग्लैंड उप विजेता के रूप में रहा। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में यूनिसेफ युवा जनरेशन अनलिमिटेड के भारतीय चैप्टर ने किसे सह अध्यक्ष के रूप में घोषित किया? अब यहां पहला देखिए दिया गया है सुमन के बेरी, दूसरा दिया गया डॉक्टर मनोज सोनी, तीसरा दिया गया अश्वनी यार्डी, चौथा दिया गया मनोज पांडे। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, अश्वनी यार्डी। अब यही देखें यूनिसेफ। अब यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में यूनिसेफ का स्थापना हुआ था। जबकि इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों न्यूयॉर्क में है। अब अगर हम यही अन्य तथ्यों के बारे में देखें तो डॉक्टर मनोज सोनी जी को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ सुमन के बेरी जी के बारे में बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुमन के बेरी। अगर हम यही बात करें दोस्तों मनोज पांडे जी के बारे में तो थल सेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है।
अब यहीं पे अगर आप बात करें तो ये उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो आपको यहाँ ये जानना चाहिए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 से स्थापना हुआ और इसने किसका स्थान लिया, तो योजना आयोग का स्थान लिया। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे, दूसरे कौन थे, राजीव कुमार, और तीसरे कौन है, सुमन के बेरी। आपको यह भी याद रखना है कि नीति आयोग से संबंधित या नीति आयोग को भारत सरकार का या सरकार का थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देखें। देखिए, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड टीडीसी ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड कारपोरेशन को किसने लॉन्च किया, तो ये भारत ने प्रारंभ किया। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो दोस्तों ये भारत के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो चीन का जो इंडो पैसिफिक जोन है उसके बढ़ते विस्तार की नीतियों को रोकने के लिए भारत ने ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड जारी किया। अब यहां देखिए एक प्रश्न दिया गया, ऊर्जा प्रवाह। अब यहां से आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है कि ऊर्जा प्रवाह क्या है, तो यहां पर आपके दिमाग में गलत भावनाएं ना उठने पाए कि ऊर्जा प्रवाह ये कहीं ना कहीं एनर्जी से बात हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ऊर्जा प्रवाह जो है ये तटरक्षक जहाज है, तटरक्षक जहाज है, और ये किसके द्वारा, तटरक्षक बल के द्वारा लाया गया है और इसका नाम जो रखा गया है ऊर्जा प्रवाह रखा गया है। अब इसको इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जाना जाता है और इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख कौन है, तो वीरेंद्र पठानिया है। जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां देखिए एक दिया गया है सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री की रिपोर्ट हाल ही में आई है सैन्य खर्च के मामले में। सैन्य खर्च के मामले में विश्व में कौन से ऐसे देश हैं जो प्रथम 3 स्थान पे हैं दोस्तों। तो यहां आपको ये जानना है कि सिप्री के द्वारा जो सैन्य खर्च की रिपोर्ट आई है इसमें यूएसए प्रथम पे है, चीन दूसरे स्थान पे है, जबकि भारत जो है ये तीसरे स्थान पे है। और इस प्रश्न को आपको जरूर याद रखना है क्योंकि विगत वर्षों में जब सिप्री का रिपोर्ट जारी हुआ है तो वहां से ऑलरेडी प्रश्न बने हुए हैं। आप इन प्रश्नों को देखकर एनालाइज करिए, अपने अंदर ये महसूस करिए कि या आप प्रश्न पत्र को हल करिए तो देखिए यहां से सारे प्रश्न बने हुए हैं। आपको इन प्रश्नों को जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम अगला देखें। अगला है, हाल ही में किस देश ने सबसे अधिक झंडा फहराने का गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया। अब यहां देखिए पहला दिया गया है पाकिस्तान, दूसरा दिया गया भारत, तीसरा दिया गया श्रीलंका, चौथा दिया गया यूएसए। तो दोस्तों यहां जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी सही होगा। भारत के द्वारा सर्वाधिक झंडा फहराने का गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया गया है। अब यहीं पे हम अगर बात कर लें राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ चीजें जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, जैसे झंडा को भारत में कब अपनाया गया। झंडा को भारत में कब अपनाया गया, ये दिवस पूछा गया है। तो 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 को झंडा को, जो भारतीय झंडा है उसको अपनाया गया। साथ ही साथ आपको पूछा गया है कि संविधान का प्रथम बैठक कब बुलाया गया। तो प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया और इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। जबकि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया। अब यहां से एक प्रश्न और भी बनता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और कंफ्यूजन बना रहता है, संविधान कब लागू हुआ या संविधान को कब अपनाया गया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। ये सारे प्रश्न जो हैं विगत वर्षों के प्रश्न पत्र के माध्यम से अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपके प्रश्न यहां से बने हुए हैं और प्रश्न आता भी है।
प्रश्न गलत होने का चांस तब होता है जब आपको वहीं दे दिया रहेगा 26 नवंबर आपको 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1950, वहां कंफ्यूजन होने की संभावना अत्यधिक होती है। अगर आप ये रिवीजन आपका रहेगा दोस्तों तो ये प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। अगर इन प्रश्नों को आप सही करते हैं तो आपका अच्छा पकड़ हो जाता है कंपटीशन में। आइए इसी क्रम में अगला देख ले। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में भारोत्तोलन में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यहां पहला देखिए दिया गया है सुनील कुमार, दूसरा डी गुकेश, तीसरा गोविंद सुनील महाजन, चौथा दिया गया है मनदीप सिंह। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी सही होगा, गोविंद सुनील महाजन। अब सबसे पहला ये जानना जरूरी हो जाता है दोस्तों कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, देखो दोस्तों यहां देखिए थोड़ा सा अगर पढ़ने में सावधानी बरती जाए तो गलती का चांस कम हो जाता है। जैसे होता क्या है, सेम क्वेश्चन होता है खेलो इंडिया यूथ गेम और यहां प्रश्न पूछा जा रहा है यूथ के बारे में, आपने आंसर दे दिया यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहां गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। अगर यूनिवर्सिटी गेम पूछा जा रहा है तो इसका आयोजन कहां हो रहा है? तो कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है। साथ ही साथ अगर ये खेलो इंडिया यूथ गेम की बात किया जाए तो इसका आयोजन हरियाणा में हो रहा है। आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और यहां गलती का चांस अत्यधिक है। आपको याद रहता है लेकिन जब आप परीक्षा में बैठते हो तो उस दौरान आपका ना रिवीजन हो पाने के कारण ये आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं। और जब कोई प्रतियोगी अगर आसान प्रश्नों को गलत कर देता है तो वहीं पर वह कई बच्चों से, हजारों बच्चों से पीछे चला जाता है। इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिए। अब यहां पर गोविंद सुनील महाजन ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां एक विकल्प नंबर बी के रूप में भी है दोस्तों। अब देखिए यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि ला रोडा शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो यहां पर आंसर आपका होगा डी गुकेश। क्या आंसर होगा दोस्तों? डी गुकेश होगा। लेकिन अगर यहीं पे इस प्रश्न में पूछा जाए रेक्याविक शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, यही आपका आंसर बदल जाएगा और यहां पर आंसर आपका होगा आर प्रज्ञानानंद। और रेक्याविक चैंपियनशिप का खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीता, जबकि उप विजेता के रूप में डी गुकेश थे। और इन्हीं आर प्रज्ञानंद से आपको ध्यान रखना है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हाल ही में फरवरी माह में किसने पराजित करके विश्व शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता था, तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीता और ये मात्र 14 वर्ष की अवस्था में। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला देखिए, यहां पर देखिए हाल फिलहाल में कुछ क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की बात की है, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न जो है इस प्रासंगिकता से अत्यधिक उपयोगी है कि आपको नाम जानना है और साथ ही साथ देश जानना है। अब देखिए नाम दिया गया है सुरंगा लालमल, ये पूर्व कप्तान थे श्रीलंका के। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो क्रिकेट है क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। रास टेलर ये न्यूजीलैंड के, इन्होंने भी क्या किया है, क्रिकेट से संन्यास ले ली है। साथ ही साथ हाल ही में किरोन पोलार्ड जिनका संबंध वेस्ट इंडीज से है, इन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास ले ली है। और महमूदुल्लाह रियाद इनका संबंध बांग्लादेश से है, इन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास लेने की बात की है। अब ये 4 प्रश्न ऐसे हैं जो खेल के परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको और भी याद रखना है, हाल ही में विजडन के द्वारा कितने खिलाड़ियों को घोषित किया गया है, विजडन खिलाड़ी ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया है, तो वो 5 खिलाड़ियों को घोषित किया गया है। उसमें से 2 खिलाड़ी जो हैं वो भारतीय हैं, इनको तो आपको ध्यान रखना ही है, जसप्रीत बुमराह हैं, साथ ही साथ रोहित शर्मा हैं। और एक मात्र महिला है जो कि साउथ अफ्रीका की है, सेन वार्न है।
डेन वार्न है। साथ ही साथ आपको कोनवे जो कि न्यूजीलैंड से हैं और रॉबिन्सन जो हैं ये इनका संबंध इंग्लैंड से है। इन नामों को आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसने पुरुष एकल सर्बिया ओपन 2022 का खिताब जीता? पहला विकल्प दिया गया है नोवाक जोकोविच, दूसरा दिया गया है एंडी रूबलेव, तीसरा दिया गया रोजर फेडरर, चौथा दिया गया है राफेल नडाल। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा विकल्प नंबर डी होगा एंडी रूबलेव। एंडी रूबलेव ने पुरुष एकल का सर्बिया ओपन खिताब जीत लिया है। अब यहां यह जानना जरूरी है कि इस खेल का आयोजन कहां किया जा रहा था? तो सर्बिया में हो रहा था। सर्बिया की राजधानी जो है की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित हो रहा था। अब आपको यह भी याद रखना है कि सर्बिया से ही एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनका क्या नाम है? तो नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया से ही रिलेटेड है और ये इन्हीं को एंडी रूबलेव ने पराजित किया। मतलब एंडी रूबलेव जो हैं ये विजेता रहे हैं। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्बिया ओपन 2022 का उप विजेता कौन रहा? तो नोवाक जोकोविच रहे। उप विजेता नोवाक जोकोविच रहे। एंडी रूबलेव किस देश के हैं? तो ये रूस के हैं। ये आपको प्रश्न याद रखना है। साथ ही साथ अभी हाल में ही आपको एक खेल से प्रश्न बना भी था, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो वो राफेल नडाल ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो वो राफेल नडाल ने जीता है 21 ग्रैंड स्लैम। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब महिला में किसने जीता? एशले बार्टी ने जीता है। और एशले बार्टी का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। यहां से भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लेने की बात की है? तो वो एशले बार्टी हैं और उनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख ले। हाल ही में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसी को नाम दिया गया है एपीडा, प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा किस योजना को प्रारंभ किया गया? अब देखिए यहां पहला दिया गया है आहार योजना, दूसरा पोषाहार योजना, तीसरा अल्पाहार योजना, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा दोस्तों विकल्प नंबर ए सही होगा आहार योजना। आहार योजना को किसने प्रारंभ किया? तो एपीडा के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब आहार योजना से संबंधित क्या है? तो आहार योजना जो है एशिया का सबसे बड़ा खाद्य आयोजन है। अब इसका खाद्य आयोजन से संबंधित आप समझिए कि ये क्या है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण और खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण से संबंधित जो विषमताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनसे संबंधित है आपका आहार योजना। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि FAO जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यह किससे संबंधित है? तो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। और इसका मुख्यालय कहां है? रोम में है, जो कि इटली में स्थित है। आपको यहां पर याद रखना है कि जो आपका विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में आपको यह प्रश्न याद रखना है, विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह लेथ को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए यहां और भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, रायसीना डायलॉग। अब अगर आप विगत वर्षों का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे, रायसीना डायलॉग से प्रश्न बने हुए हैं, निश्चित ही बने हुए हैं। आप देखिए रायसीना डायलॉग कब से प्रारंभ किया गया? 2016 से प्रारंभ किया गया। रायसीना डायलॉग क्यों इसका नाम पड़ा है? तो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन जो स्थित है वो रायसीना नामक पहाड़ी पर स्थित है और यहीं पर इसका मुख्यालय है और इसी कारण इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। अब रायसीना डायलॉग
का ये कौन सा संस्करण था? तो ये 7वां संस्करण था। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम जी ने इसका उद्घाटन किया। आपसे यह भी प्रश्न बन सकता है कि इसकी मुख्य अतिथि के रूप में कौन थी? तो यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्षा हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें विश्व मलेरिया दिवस, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाए जाने की थीम क्या है 2022 की? तो मलेरिया के बोझ को कम करना। क्या थीम है? मलेरिया के बोझ को कम करना। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है मलेरिया की खोज किसने की थी? तो मलेरिया का खोज रोनाल्ड रास ने किया था। किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। साथ ही साथ भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो 2030 का लक्ष्य रखा गया है मलेरिया उन्मूलन का। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। देखिए, अमृत सरोवर भारत के किस राज्य में बनाया गया? अब यहां पर विकल्प आपके दिए गए, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा जो दिया गया है महाराष्ट्र। तो यहां दोस्तों विकल्प जो आपका सही होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, उत्तर प्रदेश। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है अमृत सरोवर, तो अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाए जाने की घोषणा की गई और यह भारत का पहला होगा, भारत का पहला अमृत सरोवर होगा। अब यहां पर आपके गलत ना हो इस कारण आपको ध्यान रखना है अमृत सरोवर मिशन का संबंध किससे है? तो यहां आप गलत मत करिएगा, यह अमृत सरोवर है। अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाए जाने की घोषणा की गई है, जबकि अमृत सरोवर मिशन है यह जम्मू एंड कश्मीर में प्रारंभ किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ जल उपलब्ध कराना या जल की गुणवत्ता को और अत्यधिक शुद्ध करना। अब आपको यही याद रख लेना है कि एसडीजी इंडेक्स में स्वच्छ जल का बात या स्वच्छ जल को किस इंडेक्स नंबर में रखा गया है? तो आपको यहां याद रखना है इंडेक्स 6 में स्वच्छ जल की बात की गई है। अब यही हाल ही में उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको पुनः रिकॉल कर लेना है कि तराई हाथी रिजर्व बनाए जाने की अनुशंसा किस राज्य में किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया, खीरी लखीमपुर में, दुधवा नेशनल पार्क में। साथ ही साथ आपको यहां यह भी याद रखना है राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई, तो राज्यों में पहली श्रेणी पर किसे पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया। दूसरे स्थान पे राजस्थान, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु। आपको यह भी याद रखना है कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल को सब्जी उत्पादन में पीछे छोड़कर सर्वाधिक आगे हो गया। दूध उत्पादन में, आलू उत्पादन में, यह सब जो है उत्तर प्रदेश अग्रणी है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट में दुनिया के 5वें क्रम के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? अब यहां देखिए, पहला दिया गया है गौतम अडानी, दूसरा दिया गया मुकेश अंबानी, तीसरा दिया गया एंडी जेसी और चौथा दिया गया जेफ बेजोस। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा दोस्तों विकल्प नंबर ए सही होगा। गौतम अडानी जो हैं ये रियल टाइम मिलेनियर लिस्ट में 5वें क्रम के विश्व के पांचवें धनी व्यक्ति बन गए हैं। तो यहां आपको यह भी याद रखना है ये लिस्ट ये किसके द्वारा जारी हो रही है? रियल टाइम मिलेनियर लिस्ट। अगर आपसे हॉरन लिस्ट के द्वारा पूछा जाए तो वहां पर आपके एशिया के सबसे अमीर या विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में 10वें पायदान पे मुकेश अंबानी जी हैं। लेकिन अगर आपका रियल टाइम मिलेनियर लिस्ट की बात की जाए तो उसमें गौतम अडानी जी जो हैं ये 5वें स्थान पे हैं, जबकि मुकेश अंबानी जी 8वें स्थान पे हैं। अब यहीं पे आपको कुछ चीजें और भी याद रखना है। हारून लिस्ट में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो विश्व का सबसे धनी व्यक्ति जो है एलन मस्क हैं। आपको एक प्रश्न यहां से और भी याद रखना है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो एलन मस्क को चुना गया है। आपको पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो आलिया भट्ट को चुना गया है। ये प्रश्न विगत वर्षों में बने हुए हैं और इन प्रश्नों को बार बार आप सुनेंगे, रिकॉल करेंगे तो यहां से गलत होने का चांस कम होगा। और इसी क्रम में आपके कुछ महत्वपूर्ण जो
करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो विगत समय में बहुत महत्वपूर्ण है, इनको देखिए। दिया गया है प्लास्टिक प्रदूषण। ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण का शुभंकर लॉन्च किया गया था। उस शुभंकर का नाम क्या है? तो उस शुभंकर का नाम प्राकृति है। क्या नाम है? प्राकृति है। सिकुला दर्रा हाल ही में चर्चा में रहा। अब सिकुला दर्रा है कहां? तो हिमाचल प्रदेश में है। किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ता है, लद्दाख के जास्कर श्रेणी को जोड़ता है। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी 16,580 मीटर इसकी ऊंचाई है। साथ ही साथ आपसे यहां बात किया जा रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग सेवा किस देश के साथ मिलकर संपन्न करने की बात की गई है भारत का? तो फिनलैंड के साथ। फिनलैंड के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग सेवा प्रारंभ करने की बात की गई है। इन्हीं प्रश्नों के साथ जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे, साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए जो विकल्प के माध्यम प्रश्न थे, यहीं पे आज का सेशन समाप्त होता है। और आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए पुनः एक बार 2 शब्द मोटिवेशनल कोट के रूप में, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। अगर आप अपने मन में ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि सफल हम जल्द हो जाएंगे, तो ये गलत होगा। आपको अपने मंजिल तक जाने के लिए अथक प्रयास या आपका अपना 100% देना होगा। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो आप निश्चित ही मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। और आपकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय जो है वो आपको जाता है, क्योंकि आप ही हैं जो अपने आप को सफल बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।